अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह आपकी आवाज़ इतनी धीमी क्यों है, इतनी हल्की क्यों है? कुछ रोज़ा है, कुछ नींद है, कुछ थकावट है, बस मेरा ख्याल है ये तो होगा अब टुवर्ड्स द एंड जो है वो जो बॉडी की सारा साल आपने एनर्जी सेव की होती है और वो सारा एक वो जो एक हशाशियत बशाशियत आपके अंदर होती है, बस आहिस्ता आहिस्ता बस वो जारी होती है। लेकिन ये कि दिल में उदासी होती है। वो जो एक टाइम है, ये टाइम साल में एक ही दफ़ा आता है और पता नहीं अगले साल ये वक्त किसको नसीब हो किसको ना हो, तो वो एक उदासी। किसको छोड़ो, अपनी बात करें भाई, अपनी बात करें। हाँ भाई, किसको नसीब हो किसको बोलो भाई, मुझे शायद नसीब ना हो, अपनी बात करें। और क्या लोगों पे दूसरों पे डाल दिया ये भी आपने, किसी को नसीब हो किसी को ना हो। तो सही। ये है इस वजह से सही। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ये वाकई अहम चीज़ है। अच्छा, कल जिस तरह हमने बात की थी कि 21 रमज़ान मुबारक था, कल हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का यौम शहादत था और आज 22 रमज़ान मुबारक, आज हज़रत हलीमा सादिया जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा होने का जिनको दर्जा हासिल है, आज उनका यौम वफ़ात है। और उनकी जब हम पढ़ते हैं बायोग्राफ़ी या जो वाक़यात सीरत की किताबों में उनके हवाले से नक़ल हुए हैं, तो उनकी शख्सियत के बारे में भी यही बात सामने आती है कि नहायत ही एक बावकार शख्सियत उनकी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ कहिए कि सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया, गोद में खिलाया, जिसके सबसे ज़्यादा करीब भी रहे, क्योंकि वालिदा का इंतकाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि 5 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के पास रहे। 2 साल तक पहले रहे, फिर उसके बाद वो वापस लेकर आई हलीमा सादिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से मिलवाया उनको, फिर लेकर गई, तो कुल 5 साल का अरसा। और वो जो एक बचपन का जो फेज़ होता है, बिल्कुल इनिशियल लर्निंग्स जो आपकी होती हैं, वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में उन्होंने पाई। बिल्कुल, वो क्या खुश नसीब गोद। और अल्लाह ताला ने भी उस गोद को चुना। बिल्कुल उस गोद में भी बहुत ऐसी चीज़ें होंगी कि जो शायद उस वक्त किसी और के पास नहीं थी, इसीलिए वो गोद चुनी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो भी बड़ा गहरा रिश्ता था। और जब हम वो पढ़ते हैं वाक़यात कि जब हज़रत हलीमा सादिया आ रही थी मक्का की तरफ, और वो जो एक रिवाज था कि बच्चों को परवरिश के लिए ख़वातीन को सुपर्द किया जाता था, तो आते हुए तो उनका जो ऊँट था वो सबसे पीछे था, और जब आखिर में वो पहुंची हैं और फिर उसके बाद सारे बच्चे जो हैं वो तमाम ख़वातीन ने ले लिए थे, और फिर जब उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सुपर्द किए गए, तो फिर जब वो उनको लेकर निकली हैं, तो फिर उनका जो ऊँट था वो सबसे तेज़ था। और जो बरकतें उनके घर पर नाजिल होना शुरू हुई हैं उसके बाद, वो अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक ज़ात गिरामी के साथ जो उनका ताल्लुक़ था, उसकी वजह से कितनी बरकतें उन पर बिल्कुल नाजिल हुई हैं। वो ताल्लुक़ हम भी कायम कर लें कुछ किसी तरीके से, बिल्कुल कोशिश करें, और अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि उन निस्बतों का थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी हो जाए, और वो जो एक रोशनी है और बरकतें हैं उसकी, वो हमारी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाएं। लेकिन उसके लिए मेहनत हमें पहले करनी है। बाद में फिर इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखनी है कि वो बरकतें। हम मेहनत नहीं करते, हमारा मसला ये है, हम सिर्फ बातें करते हैं। बिल्कुल बातें करते हैं, कोशिश तक नहीं करते। मेहनत तो चले कोशिश के बाद आती है ना, कोशिश आपने पहले की, फिर उसका मेहनत आप करते हैं, तो आप कोशिश भी नहीं करते, फिर आप गिला शिकवा आपका ये होता है कि भाई मैंने तो ये दुआ मांगी थी और वो तो कबूल ही नहीं हुई, मैंने तो ये पूछा था, इसका तो मुझे कोई जवाब ही ना मिला। तो ये चीज़ें जो है, ये आप पहले खुद को देखें। वो अच्छा, लोग ये भी कहते हैं मैं कौन सा बड़ा वलीउल्लाह हूँ कि मुझे अल्लाह ताला से मतलब कोई इस्तिखारा होता है या कोई इस किस्म की चीज़ होती है ना, तो वो मैं तो पता नहीं कौन, मैं तो बड़ा गुनाहगार इंसान हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा। तो आप ये मत जज करें कि वो आपको कैसे मिलेगा, वो अपने देने के मुताबिक देता है, वो अपनी शान के मुताबिक देता है। आपकी शान देख के, हमारी शान देख के थोड़ी देता है। अगर हमारी शान देख के देता होता तो फिर आप मामलात आपकी जिंदगी में कुछ भी ना होते, सिफर होते। बिल्कुल वो अपनी शान के मुताबिक देता है जिसको देता है। आप बस मांगें और दिल खोल के मांगें और इस एतमाद से मांगें कि वो आपको मिलेगी चीज़, अगर आपके हक में होगी, और अगर नहीं होगी तो भी उसका किसी न किसी तरह से सिला, कोई और चीज़ जो है वो आपके नसीब में होगी। बिल्कुल। अब चूँकि दुआ मांगने की बात है तो हम बढ़ते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं की तरफ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में से आज जिस दुआ का हमने इंतखाब किया है, वो दुआ है हर नुकसान से बचने के लिए। किसी नुकसान का अगर अंदेशा हो तो आप ये दुआ पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला उस नुकसान से आपकी हिफाजत होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या दुआ फरमाई थी, आइए देखते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू,
जिसके नाम के साथ आसमान या ज़मीन में कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती, और वो सुनने वाला जानने वाला है। अब इस दुआ के बारे में फरमाया गया कि ये दुआ आप सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला वो जिस भी नुकसान का अंदेशा है वो नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नुकसान हो जाए तो फिर वो, हमने इससे पहले भी एक दुआ बताई थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी भी मुसीबत में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी नुकसान पर पड़े और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उससे बेहतर आपको अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बढ़ते हैं जी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज हमने जिस वस्फ़ का ज़िक्र करना है वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामों पर शफ़क़त और रहमत। जो ग़ुलामी का एक सिलसिला था, और ज़ाहिर है उस ज़माने में वो एक राइज सिलसिला था, उसमें कोई किसी को कवात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सिलसिला सारी दुनिया में फैला हुआ था। और उसको किस तरीके से, यूँ कहिए कि एक तरीके से उसकी हौसला शिकनी भी की गई, और उसको जब किसी भी इंसान को अपने ग़ुलाम से बेहतर सलूक की तरफ, बेहतरीन सलूक की तरफ माइल करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया, इसकी एक छोटी सी झलक हम आज आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम शुरुआत करें तो आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के आज़ाद करने को जो है उसके बारे में मुझे निजात फरमाया है। और मतलब ये कहते हैं कि चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो ये है कि जो कोई किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करता है, जो कोई किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद करता है, उस ग़ुलाम के हर इज़्व के मुकाबले में अल्लाह ताला उसका इज़्ज़ जो है वो दोज़ख की आग से आज़ाद करता है। आपके जिस्म का, हाँ बिल्कुल, क्या जो भी हिस्सा है, मिसाल के तौर पे उस पूरी इंसान को आपने आज़ाद किया तो उसके एक एक जिस्म के हिस्से के एवज़ जो है वो आपको दोज़ख की आग से निजात का जो है वो मामला आपके साथ होगा। अब इससे बड़ा सिला क्या होगा इंसान की, इससे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी, इससे बड़ी चाहत क्या होगी कि हमें दोज़ख से निजात मिल जाए। हम जो भी कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात, अल्लाह ताला के सारे अहकामात, वो इसीलिए हैं कि आप उन पर अमल करें और उसके बदले में वो जो दोज़ख का अज़ाब है उससे निजात मिल जाए और आप जन्नत की तरफ चले जाएँ। और यहाँ पर एक ग़ुलाम को आज़ाद करना दोज़ख से निजात मतलब उसका पूरा जिस्म आपका दोज़ख से निजात का बायस जो है वो बन जाएगा। और हम वो कहते हैं ना हम कि हमें पता नहीं है कैसे जन्नत पानी है, दो जन्नत का दरवाज़ा अपने लिए कैसे खोलना है, घर कैसे बनाना है। आप छोटी छोटी चीज़ें आप देखें तो वहाँ पर आपको जन्नत ही की नवीद सुनाई हुई है, और उसके अलावा बात ही कोई नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सिला होगा, यहाँ पर तुम्हारा घर होगा। इसी किस्म की हमें दीन में जो है हमारी बातें मिलेंगी, और इसी किस्म की जो जिसको कहते हैं ना कि नवीदें मिलेंगी खुशी की। अच्छा, इसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हवाले से जब ग़ुलामों की आज़ादी की और ग़ुलामों के साथ रवैये की सलूक की बात होती है तो वो फरमाते हैं कि तुम्हारे ग़ुलामों में जो तुम्हारे मवाफ़िक हो उसे खिलाओ, और जो तुम खुद खाते हो वो चीज़ उसे खिलाओ, बिल्कुल, और वो उसे पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो, और अगर जो तुम्हारे मवाफ़िक ना हो उसे बेच दो, खल्क़े खुदा को अज़ाब ना दो। हम में ये भी होता है ना कि आप, अच्छा अब ये एक हमने ये मामला देखा ग़ुलामों वाला, अब ग़ुलामों वाला सिलसिला नहीं है, अब क्या है आपके घर में जो लोग काम करते हैं, अब आप इन तमाम चीज़ों को उन पर इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर औकात ऐसा देखा जाता है कि जी कोई अगर आपके घर में काम करने वाला शख्स है तो आप जहाँ खाना खा रहे हैं उसको आपने दूर अलग से बिठाया हुआ है नीचे ज़मीन पर, उसको अलग से एक प्लेट डाल कर दे दी है। अच्छा, वो आप साथ बिठा कर नहीं खिलाते उनको, जो आप खा रहे हैं वो नहीं खिला रहे, उनके लिए अलग सस्ता खाना बनवा दिया, खाना पुराना खाना बासी खाना वो दे दिया आपने, लेफ्ट ओवर जिसको हम कहते हैं। तो अब ये वो सलूक है जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की, जो खुद खा रहे हो वो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहन रहे हो उन्हें पहनाओ, जो बेहतरीन सलूक हो सकता है उनसे वो करने की बात है। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा अपने ग़ुलाम को मार रहा था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी और उन्होंने कहा, अबू मसूद जान लो कि जिस कदर इस ग़ुलाम पर तुम्हारा इख्तियार है उसी कदर खुदा का तुम पर इख्तियार है। मैंने मुड़ के देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर पाया और मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसको रज़ाए खुदा के लिए आज़ाद कर दिया। ये बात सुनते ही उन्होंने आज़ाद कर दिया। आप सहाबा कराम का तर्ज़ अमल भी देखें कि जैसे ही उनके सामने एक बात आई उन्होंने फ़ौरन उस पर अमल किया। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अगर तुम ऐसा न करते तो दोज़ख की आग तुमको जलाती। फिर एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने एक अजमी ग़ुलाम को बुरा भला कहा, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी। अब एक्सेसिबिलिटी भी देखिए
कि वो गुलाम चला गया उनके पास और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मुझे बुरा भला कहा है। अब ये सिर्फ कहने की बात है और हम क्या क्या कह रहे होते हैं, क्या क्या कह रहे होते हैं, क्या क्या सलूक कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अबू ज़र तुम में जाहिलियत है, वो तुम्हारे भाई हैं, खुदा ने तुमको उन पर फजीलत दी है, उनमें जो तुम्हारे मुवाफिक ना हो उसे बेच दो, खल्क़े खुदा को अजाब ना दो। तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, वो काम उनका सही नहीं है तो आप हटा दें, बिल्कुल उनको जाने दें, उनको आप उनको मुआवजा दें और उनको कहीं जाने दें। एक बात जो सबसे अहम बात, अब ये ज़रा सुनकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें आप। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह हम खादिम को कितनी बार माफ़ करें। अब अच्छा, उन्होंने खामोशी रखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी बार दरियाफ़्त किया, फिर खामोश रहे। तीसरी बार दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि हर रोज़ 70 बार माफ़ किया करो। अब हर रोज़ 70 बार माफ़ करना है, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे का मतलब ये है कि अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं, 25 घंटे हो और 75 मरतबा माफ़ करना हो तो हर घंटे में 3 मरतबा माफ़ कर रहे हैं आप, यानी कि हर 20 मिनट बाद आप माफ़ कर रहे हैं उसको। हर 20 मिनट बाद आप अपने खादिम को माफ़ कर रहे हैं, यानी कि माफ़ करने का मामला किस वक्त आता है, जब वो कोई गलती कर देता है, आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा होता, तो आप उसको कुछ कहें ही ना बेसिकली। तो अगर हर 20 मिनट बाद भी आपका खादिम कोई गलती कर रहा है तो भी माफ़ कर दें। अब ये एक्सीलेंस इन बिहेवियर है, बिल्कुल। इस पर कैसे पहुंचेंगे हम, इस पर कैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने, इससे जितना बेहतरीन इस तरफ जा लेकिन इस तरफ कोशिश जरूर करें। देखें, कोशिश के नंबर मिलेंगे, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे आखिरी एग्जाम में, और जो बेहतरीन, उससे भी फिर आप आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप एक शख्सियत के बारे में पढ़ें, हजरत बिलाल जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप पढ़ें कि उनकी गुलामी से पहले की ज़िंदगी कैसी थी, और फिर जब उनकी आज़ादी की तरफ, इस्लाम की तरफ वो आए तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, और उनके साथ रवैया सहाबा कराम का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा था, उनकी फिर आप ज़रा बिल्कुल पढ़ें थोड़ी सी ज़िंदगी के हवाले से, और आपको बहुत बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगी। वो तो सबसे मतलब मारूफ और मकबूल तरीन जिनको कहते हैं कि शख्सियत है इस्लाम की, तो आज़ान के हवाले से उनकी हम बात सुनते हैं, तो उनको आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ग़ुलामों के साथ कैसा रवैया रखना है। ये था जी सीरत मुबारका से कुछ जिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों से सलूक और पर शफ़क़त और रहमत का। अब हम बढ़ते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हम 60 सेकेंड्स न्यूज़ की तरफ जाएंगे। अब जी दिखाएं 60 सेकेंड न्यूज़। चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस से मुताल्लिक बिल के खिलाफ दरखास्तें मुकर्रर, 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस बिल की समाअत, पाकिस्तान बार का मुल्क भर की अदालतों में आज हड़ताल का ऐलान। कानूनी और शरई लिहाज से इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था, मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक के घर पेट्रोल बमों से हमला। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे, IMF। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बैटर करार, मोहम्मद रिजवान दूसरे, बाबर आजम तीसरे नंबर पर। FIA ने बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पकड़ लिया। 41 जाली कंपनियां बनाने वाला मुल्जिम इफ्तिखार रसूल गिरफ्तार। ख़वातीन पर पाबंदियां अंदरूनी मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा हमारे फैसलों का एहतराम करे, अफ़गान नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। शहज़ादा हैरी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। और सऊदी अरब में ईरान का सिफारत खाना 7 साल बाद दोबारा खुल गया। जी ये थी 60 सेकेंड न्यूज़। अब ज़रा बढ़ते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ, और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अतीका ओडो। अतीका ओडो साहिबा की एक वीडियो, बड़ी खूबसूरत वीडियो, गिलाफ काबा जो है उससे लिपट के रोना, उससे हाँ नहीं मैं वैसे कह रही हूँ कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उससे लिपट के रोए, उससे लिपट के दुआ करे। मतलब उम्रा की सादत अगर किसी को मिलती है तो हर कदम पे ही आपकी दुआओं की कबूलियत की मेरा तो ख्याल है कि वो उस वक्त तो बिल्कुल ही ऐसे वो अल्लाह ताला आपकी बात सुनता है कि बस क्या ही उसकी शान के कहने। और उस घर में आप जाते हैं तो आपको दुनिया भी भूल जाती है। उसका मकसद भी यही होता है कि हर चीज़ हमारे ना इस्लाम में लॉजिक के साथ है, आप भूल जाते हैं, आपको पीछे की टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई तनख्वाह, कोई नौकरी, किसी चीज़ का झंझट याद नहीं रहता। उसकी वजह ये है मेरे मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब उस घर में दाखिल होते हैं तो वो आप पे कोई ख़ास रहमत बरस पड़ती है वहाँ पे, और वो आपको इस चीज़ की तरफ ले जाती है कि अब तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान जो है वो बिल्कुल ही बराह रास्त, मतलब किसी किस्म की टेंशन के बगैर
तो हमारा सारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए और तुम उससे दुआ करो। तो अब जो गिलाफ काबा की सारी बात हम कर रहे थे वो ये कि अतीका ओडो साहिबा गिलाफ काबा सी रही हैं जी, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाली है और उसमें उन्होंने लिखा है कि जी कभी मुझे उम्मीद न थी कि अल्लाह ताला के मतलब इस तरह का ये इतना मुबारक और बरकत वाला लम्हा जो है वो मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे ये सादत मिलेगी। अल्लाह अकबर उन्होंने लिखा है और बड़ा खूबसूरत ये वीडियो है कि ये सी रही हैं और वो फिर उसको ज़ाहिर पूरा मुझे अच्छा मुझे इसका पता नहीं है कि ये किस तरह होता है, कहाँ होता है, ये क्या है। मेरा ख्याल है वहाँ पर एक खास जो मुख्तलिफ म्यूजियम्स हैं हर चीज़ के हवाले से, अच्छा तो उधर कोई इस किस्म का म्यूजियम है जहाँ पर इसके कोई चार्जेस होते हैं या वैसे ही होता है? मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा ये मगर देखें अच्छा रह गई। ये अतीका ओडो साहिबा से पहले एक वीडियो फैसल जावेद की भी कहीं आई थी सोशल मीडिया पे, वो भी वीडियो थे। तो अब आजकल ये चीज ज्यादा हो रही है। तो पहले या तो इसकी इजाजत नहीं होती थी, आप सिर्फ जाके देख सकते थे, अब शायद सीने की इजाजत है, आप उन लोगों से सीख भी सकते हैं, थोड़ा सा उनसे सबक लेकर सी भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये चीज़ पब्लिक के लिए खोली गई है। बिल्कुल, बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त वीडियो है जी, बेहतरीन, मज़ा आया। अब बताएं अगली स्टोरी क्या है, किस तरफ जाएंगे हम, क्या बताएंगे दुनिया को? अगली स्टोरी मेरा ख्याल है यूनाइटेड स्टेट्स की जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं, हाँ वो है क्या डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं, एक अलग मामला है जी। बहुत सारी हरकतें जो है ना वो हुकूमतें रखती है खुफिया, ताकि वो जो कहते हैं ना डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनेन इन आउटसाइड योर हाउस या क्या इन पब्लिक, ताकि लोगों को पता ना चल सके। अब अमेरिका की हुकूमत है उसकी बहुत सारी खुफिया दस्तावेजात दुनिया के सामने आई हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो हैं ये लीक हुई हैं और उसकी वजह से अमेरिकी हुकूमत को शदीद सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। और इन दस्तावेजात में अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी, इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद, उससे लेकर फिर चीन और चीन के अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, उन तमाम के मामलात मौजूद थे कि जिनके ऊपर अमेरिका ने नज़र रखी हुई थी। दुनिया पे नज़र रख रहा होता है ना, अपनी हरकतें कर रहा होता है, अपने एलाइज के भी बाप बना हुआ होता है। जी तो वो अब ये ऑनलाइन अफशा हो गए ये राज सारे। और अब अमेरिका अपने इत्तेहादियों को तसल्ली देने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का मवाद महफूज हाथों में है और इन दस्तावेजात में यूक्रेन जंग से मुताल्लिक खुफिया मालूमात हैं और जो है वो इसके अलावा और बहुत सारी मामलात हैं। लेकिन बेसिकली जो अब जो एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी भी जासूसी कर रहा है। चलो अच्छा है, पता चला उनको भी थोड़ा। अभी तक तो उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था। तो अमेरिका के जो वजीर दिफा है ख्वाजा सॉरी अमेरिका में जो ख्वाजा आसिफ होंगे, ये मैं कह रहा हूँ भाई मतलब मुझे उधर के ख्वाजा आसिफ से कोई सरोकार नहीं है, मुझे उधर के राणा सनाउल्लाह साहब से सरोकार है। ठीक है, वो कौन है उधर के? वहाँ के वजीर दिफा है जी लॉयड ऑस्टिन। उन्होंने कहा है कि हम ये हरकत करने वालों के मुतालिक जानने के लिए एक एक कोना छान मारेंगे। जी भाई बाज नहीं आना इन्होंने, बाज नहीं वैसे, लेकिन ये है कि चाहे जो भी छाने इनकी तरीक़ेकार जो है वो उनका बिल्कुल ये लीक हो गए और शर्मिंदा हो गए ये। अब देखते हैं आगे इनके साथ इनके एलाइज करते क्या हैं। आपको अगर थोड़ा सा बरतानिया की तरफ लेकर चले तो बरतानिया में ज़ाहिर सिगरेट नोशी के हवाले से बड़ी सख्त पाबंदियाँ और कवायद ज़वाबित वहाँ पर लागू थे। बच्चा अगर आपके साथ गाड़ी में बैठा हो और छोटा हो तो आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा टाइम के लिए आप हवालात के पीछे होंगे। अगर आपको किसी ने देख लिया, कैमरे ने कैप्चर कर लिया, चालान भी लगेगा और जेल तो अलग ही है। अच्छा, बरतानिया हुकूमत ने अब सिगरेट नोशी की बुरी आदत में मुब्तला जो हामला खवातीन हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए बड़ी ज़बरदस्त स्कीम मुतारिफ कराई है। और वो स्कीम ये है कि सिगरेट नोशी की बढ़ती हुई शरह को रोकने के लिए वेपिंग पॉलिसी के जरिए लोगों की सिगरेट नोशी तर्क करने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। और पॉलिसी के तहत जो हामला खवातीन हैं वो सिगरेट नोशी की आदत को तर्क करेंगी और इन्हें हुकूमत की जानिब से 400 पाउंड दिए जाएंगे। अच्छा, और देखिए इंसेंटिव अगर मॉनेटरी टर्म्स में हो तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन है, लोग फिर और ज्यादा राग़िब हो जाते हैं। 400 पाउंड इज अच्छा खासा, मतलब बिल्कुल 1000 पाउंड तकरीबन 3.5 लाख रुपए हमारे हैं यहाँ पर। मतलब वहाँ पर 400 पाउंड में अच्छा खासा अमाउंट है। ग्रोसरी आ जाएगी, ग्रोसरी आपका रेंट पे हो जाएगा, आपकी वो जो ट्रांसपोर्ट के हैं अखराजात वो मतलब आप आराम से 500 पाउंड में, अगर आपका घर चलो अपना है तो आप 500 पाउंड में महीना आराम से गुजार सकते हैं। रेंट वगैरह वहाँ कितने होते हैं? मिसाल के तौर पर एक अपार्टमेंट है तो 500 पाउंड का होगा। बिल्कुल सेंटर के शहर में होगा तो वो जरा महंगा होगा, थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाएंगे तो मतलब ये अच्छी खासी रकम है, आपका अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खवातीन जो सिगरेट नोशी तर्क करेंगी उनके लिए हुकूमत जल्द ही एक खास पैकेज का ऐलान भी करने का इरादा रखती है। तो एक सिर्फ ये 400 पाउंड तक बात मुकी नहीं है, ये गल इधर से आगे चली गई है। तो वो अब देखते हैं कि वो क्या पैकेज होता है उनके लिए। अच्छा, अब ये पॉलिसीज की बात जब हम कर रहे हैं तो कोविड में हमने देखा था क्या
क्या पॉलिसीज़ आई थी और उनकी वजह से पाकिस्तान तो है बहुत ज़्यादा महफूज रहा था। भारत में बड़े बुरे हालात थे और अब अगर हम बात करें लाखों जो लोग हैं वो जान से हाथ धो बैठे थे, कारोबार तबाह हुए थे, महंगाई, इन्फ्लेशन, लोगों की जॉब्स चली गई थी। अब निजात तो मिल गई थी इस वबा से, लेकिन अब भारत से फिर खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर कोरोना वायरस फिर से सर उठा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 7,830 नए केसेस रिपोर्ट। 7,000? जी 7,830 मतलब तकरीबन 8,000 मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। केसेस बिल्कुल, और 16 अफराद हलाक भी हुए हैं। सिर्फ अगर महाराष्ट्र की रियासत की बात की जाए तो वहाँ पर कोरोना से 9 अफराद हलाक हुए हैं और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस की एक नई शक्ल सामने आई है। उसकी वजह से इन्फेक्शन के जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा हो रहा है और उसका नाम जो है वो है आर्किटोरस। अच्छा, आर्किटोरस, ये जो भी मेडिकल से नाम होते हैं, मुश्किल नाम होते हैं भाई, अगर ये नाम मैं गलत कह दूं तो माजरत। मैं इसलिए बायोलॉजी मेडिकल में नहीं गया, मैंने कहा भाई तो नाम ही अजीब, नाम इतने मुश्किल है तो आगे क्या जिंदगी में। ये देखें अब ये दोबारा से चल रहा है और हमें इसके ऊपर जो है ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ, तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग बड़ी तवज्जो दे रहे हैं जूतों को। क्यों, क्या हुआ? जूतों के साथ ये हुआ कि कहते हैं कि जूते इंसान की नफासत का जो है नफासत का इजहार होता है और जो शख्स अच्छा साफ सुथरा जूता पहना हो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी निखर के सामने, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो जो और जब ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जूते हैं, जूते पाँव में जब हम पाँव में हो तो फिर बड़ा बंदे को लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं नोटिस भी पहले आपको करना चाहिए, सबसे पहले पाँव नोटिस करें आप आके, पाँव या जूते जो साफ सुथरे आपने रखे हो। अच्छा, हाथ में जूते हो तो नफासत की जगह जरा कराहियत सी होती है कि भाई इसने क्यों गंदे जूते, डर लगता है, खैर डर लगता है कि हमारी तरफ आने ना लगे। अच्छा खैर, ये तो खैर वैसे ही हम गपशप लगा रहे थे, लेकिन खबर ये आई है कि दुनिया का सबसे महंगा जो जोड़ा है जूतों का वो 63 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। 63 करोड़ रुपए में? जी। अच्छा। और ये जोड़ा जो है ये बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी है माइकल जॉर्डन, उन्होंने वो पहना करते थे और इस जोड़े की नीलामी की गई है तो ये $2.2 मिलियन में फरोख्त हुआ है, जो पाकिस्तानी रुपए में 63 करोड़ रुपए बनते हैं। और माइकल जॉर्डन के 25-30 जोड़े अगर इधर हम ले आए और दुनिया में इसकी आलमी मंडी में नीलामी करें तो हमारा तो आधा कर्जा उतर जाए। साइन वाइन भी किए हुए हैं जूते के ऊपर, जबरदस्त, वेरी गुड, मतलब ये तो जबरदस्त। अच्छा, इससे कबल इनकी एक जर्सी थी वो भी $10.1 मिलियन में फरोख्त हुई थी, तो इसलिए माइकल जॉर्डन, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स का सामान हम थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करना शुरू करें, यहाँ ले आए और फिर आलमी दुनिया को बेचे। तो खान साहब का भी उसमें सामान होगा, वो कोई कम बड़े खिलाड़ी? हाँ, खान साहब का भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद अली की वो जो है मोहम्मद अली की बॉक्सिंग ग्लव्स और ये इस किस्म की सारी अगर चीज हो तो कोई हमें थोड़ा सा हम पे रहम करे और सारे अपने अपने जो है एक एक चीज कम से कम एक एक खिलाड़ी दुनिया का भेज दे तो हमारा बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह उनका एक जोड़ा तकरीबन $15 लाख में भी फरोख्त हुआ था। सारे जोड़ों की खबरें रखी हुई हैं आपने। बहरहाल हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं कपड़ों की। और अवैस आप इसका कीबोर्ड से हाथ हटा दें, इस पे बैक्टीरिया लगा हुआ होगा। क्या बात हटा दें। हाँ, अब टेबल पे ना रखें, हाँ टेबल पे भी बैक्टीरिया होगा लगा हुआ। क्या कर रही हूँ, कहाँ रखूँ हाथ अपना? कपड़ों पे रखें, कपड़ों पे, लेकिन मेरा ख्याल है कपड़ों पे भी बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया तो फिर बैक्टीरिया ही होगा हर जगह, फिर मैं क्या करूँ? हर तरफ हमारी जिंदगी में हल तो एक बड़ी एक जबरदस्त खातून ने निकाला है, फैशन डिजाइनर ने इसका हल निकाला है। बैक्टीरिया से बचाने का हल डॉक्टर निकालते हैं, फैशन डिजाइनर नहीं निकालते। शिफा, थोड़ा सा रमजान आप पर मेरे ख्याल में रोजा ज्यादा लग रहा है रमजान में ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हर तरफ बैक्टीरिया, जर्म्स और इस किस्म के जो छोटी मोटी चीजें हैं, पार्टिकल्स, ये हमारी बॉडी में अगर एंटर होती हैं तो हम बीमार होते हैं। अब इन बैक्टीरिया से जान छुड़ाने का या इन बैक्टीरिया से हिफाजत का तरीका बहुत सारे हैं, मतलब हाथ धोते रहें, साफ सुथरा सफाई का ख्याल रख रहे हैं अपना। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ कि फैशन डिजाइनर ने इसका कोई हल निकाला है, वो हल ये है कि इन्होंने एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो कि ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया को अपने से दूर धकेलता है, रिपेल करता है बैक्टीरिया को। क्या बात कर रही है आप? ये हम जानते हैं। हमारे साथ अदीना जमशेद साहिबा मौजूद हैं जिन्होंने कि बड़ा स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक जो है वो बनाया है। अस्सलाम वालेकुम अदीना। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अदीना, आपने वक्त निकाला। ये जो मेरी और अभी अवैस की गुफ्तगू हो रही थी, इसका कौन से एस्पेक्ट से आप अग्री करेंगी और कौन से एस्पेक्ट से आप डिसएग्री करेंगी? और क्या जो मैंने बताया है मोर और लेस वो ठीक है कि आपने एक ऐसा फैब्रिक डिज़ाइन किया है, तैयार किया है जो बैक्टीरिया को अपने से दूर धकेलता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीना जमशेद है। मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएट हूँ। तो जिस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिज़ाइनर बिल्कुल, जिस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया में बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से हमारे
इन्वायरमेंट के अंदर विरुलेंस जो जरासीम है उसका ख़तरा भी बढ़ता जा रहा है। तो आपने जो बातें बताई हैं वो सारी ठीक हैं। आई हैव क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान, जिससे ना सिर्फ आप कोविड वायरस से बल्कि कोविड वायरस से 80 to 90 टाइम्स छोटे वायरस से भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो थी जब मैंने फैब्रिक क्रिएट किया था वो पीडियाट्रिक यूनिट के छोटे बच्चे थे, क्योंकि बच्चों को कलर थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम बच्चों का सप्रेस होता है जब वो हॉस्पिटल्स जाते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन होती है। तो मेरा मोटो था कि मैं बच्चों को मैक्सिमम कोशिश करके हॉस्पिटल में लगने वाली मज़ीद बीमारियों से बचाऊं जब वो हॉस्पिटल आएँ, और साथ में उनको कलर थेरेपी दूं ताकि उनकी एक साइकोग्राफिक्स को मैं केटर कर सकूं और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। जब मैंने इसके बायोग्राम्स, ये कपड़ा जो है ये कैसे तैयार हुआ है और इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है? ये कपड़ा पूरे पाकिस्तानी प्रोडक्ट से, जो इसके रॉ मटेरियल हैं वो कम्प्लीटली फ्रॉम इनसोर्सिंग है फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि एक बड़े प्राइड की बात है मेरे लिए। बाकी जो निट किट है कि कपड़ा कैसे तैयार हुआ है, आई एम गोइंग टू बी बिट क्वाइट एट दिस मोमेंट, क्योंकि इस टाइम पे मेरा पेटेंट रजिस्टर होना इन प्रोसेस है। तो मैं एक निट किट आपको आई एम सॉरी नहीं बता सकती कि मैंने कपड़ा कैसे तैयार किया, बट सूनर और लेटर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेसिकली इस कपड़े के अंदर ना प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये विद इन 0.8 नैनो सेकेंड्स वायरस को या कोई भी बैक्टीरिया जो इससे इन कांटेक्ट आता है रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके उसको ख़त्म कर देता है। और जिस तरीके से मैं स्टार्ट में सुन रही थी, आपने कहा कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास ट्रीट कर सकते हैं किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को, तो ब्रॉडर होराइजन पे देखा जाए तो अब तक हमारे पास जो भी वैक्सीन बनी है इट्स नॉट क्रिएटेड बाय अ डॉक्टर, इट्स क्रिएटेड बाय अ पैथोलॉजिस्ट, सो अ बायोकेमिकल इंजीनियर और समबडी डिफरेंट। पैथोलॉजिस्ट भी तो एक तरह का डॉक्टर ही होता है ना। हाँ, पैथोलॉजी आप डॉक्टर ही पढ़ के आएगा, पैथोलॉजिस्ट तो मतलब वो अगर आप अदर देन दिस देखें बायोकेमिकल इंजीनियर भी ये काम कर सकते हैं, ये डॉक्टर्स की फील्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इवन अगर हम हॉस्पिटल्स के आ गई, अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर भी किसी को कोई भी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या उसके जो वोंड है उसको हील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर क्या करते हैं, साफ़ करके ड्रेसिंग। तो हमारी जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास वो हमारा अपैरल है, हमारा ड्रेस। तो अब वो दौर आ चुका है कि लोग ज़्यादा विजिलेंट हो गए हैं और उनको भी अपनी एहतियात का, अपनी हिफाजत के बारे में वो ज़्यादा मोहतात हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं वो भी स्मार्ट टेक्सटाइल। कपड़ा आपने बनाया है, इसकी यूजेबिलिटी आम इंसान के लिए इसकी यूजेबिलिटी क्या क्या है और किस किस तरह से हो सकती है? वेल दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन कि आम इंसान कैसे इसको यूज़ कर सकता है। ये कपड़ा ना सिर्फ हॉस्पिटल्स में यूज़ हो सकता है बल्कि डे टू डे बेसिस पे आम इंसान इसको अपने डेली वेयर में यूज़ कर सकता है। जिस तरीके से हम अपनी घर की फ्लोरिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कारपेट्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके जो सीट कवर्स हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। एवरी वेयर जहाँ पे टेक्सटाइल फाइबर या मटीरियल यूज़ हो रहा है और जहाँ से हमें इन्फेक्शन का डर है, ये फैब्रिक वहाँ पे आराम से यूज़ हो सकता है। सही है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जो कपड़ा अब आपने कहा कि हर तरह हर जगह पर लग सकता है, तो इस कपड़े की कॉस्ट और जो आम कपड़ा हम पहनते हैं उसकी कॉस्ट, उन दोनों में कितना फ़र्क है? अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इस कपड़े का एक कुर्ता बनवाना चाहूँ। ये कपड़ा क्योंकि इन सोर्सिंग हमारी सारी पाकिस्तानी मटेरियल से हो रही है तो ये कपड़ा काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर आप सोचें कि आप कुर्ता बनाना चाहें तो आपको एक अच्छा कुर्ता जो कि आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है और साथ में आपको अपनी मर्ज़ी के कलर्स और पैटर्न्स भी मिल सकता है, विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 to 3000 अ स्टिच्ड कुर्ता। अच्छा, ये लौने भी हो सकती हैं इस कपड़े की, लौने? सॉरी, फिर तो सीजन आएंगे, इसके लॉन का सीजन आ गया। आई हैव अ बुक विद मी, ये आई हैव अ पैटर्न बुक विद मी। अगर आप चाहते तो इसका टेक्सचर भी फील कर सकते थे। ये कपड़ा ऑल सीजन पहना जा सकता है, सर्दियों में और गर्मियों में, बट वील प्ले जस्ट बिट विद GSM काउंट। जब गर्मियों का होगा तो वो लाइटर टोन पे होगा, लाइटर नोट पे होगा, थोड़ा ज़्यादा आपको एरी मिलेगा। जब सर्दियों का होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन आप अगर इस टाइम यहाँ होते तो फैब्रिक को टच करते, फील करते, तो यू वुड फील के ये
काफी अमेजिंग चीज है। लेकिन आपने बनाया अदीना, जबरदस्त काम आपने किया है। अच्छा, मैं दो चीजें पूछना चाह रही थी। एक ये कि लाइफ इसकी कितना ये ड्यूरेबल होगा और कितनी लाइफ, क्योंकि जब आप कहती हैं कि हम इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी सीट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कोई आके बैठता है, कभी उस पर कोई हाथ लगाता है, बच्चे के जरासीम वहां पर होते हैं, तो अब आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन इसका जो एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल इसकी जो भी क्वालिटीज हैं वो कितने अरसे तक इस कपड़े में मौजूद रहेंगी? जाहिर है कपड़ा तब तक यूज हो सकता है जब तक या उसका कलर ना फेड हो, लेकिन वो जो क्वालिटी है इसकी वो कब तक होगी इसमें? That's a very smart question. जो एफिकेसी ऑफ अ क्लोथ है या किसी भी चीज़ की एफिकेसी आप जब किसी चीज़ के गर्भ में जाते हो तो ही पता लगता है। तो अगर आपको जरासीम के अगेंस्ट इस फैब्रिक की एफिकेसी देखनी थी तो हॉस्पिटल्स वर द बेस्ट ऑप्शन, और स्पेशली बच्चों का यूनिट, क्योंकि बच्चों के कपड़े बार बार हम धोते हैं। आज से पहले हमारे पास हॉस्पिटल में जब हम बेडशीट्स वॉश करते थे, कॉटन बेडशीट्स होती थी, तो हम उस बेडशीट को 3 टाइम्स वॉश करते थे, सिंगल बेडशीट को, तो ताकि उसके ऊपर से जर्म्स वेयर ऑफ हो सकें। लेकिन जब मैंने 20 डेज़ ये हॉस्पिटल में दिए और हमारी डेली बेसिस पे 1 टाइम वॉशिंग हुई और उसके बाद इसके बायोग्राम्स आए, तो हमें पता लगा कि अराउंड 7 मंथ्स ये आपको 99% एफिकेसी देता है अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, क्लेमाडोमोनास, सूडोमोनास एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस। बच्चों को अक्सर पेट के कीड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो 7 मंथ्स, जबकि आज से पहले 3 मंथ पहले तक हम अपनी बेडशीट्स हर बार 1 मंथ बाद चेंज कर दिया करते थे हॉस्पिटल्स में, या मैक्सिमम 1.5 मंथ्स बाद। तो इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपको 7 मंथ्स अच्छा टाइम है इसका। और फाइनली और फाइनली ये है कि जो टेस्टिंग है इसकी, टेस्टिंग आपने किस तरह से की है? हॉस्पिटल्स में ही की है या मुख्तलिफ जगहों पे की है? बच्चों को पहनाने के सबसे 99% ही थे। सबसे पहले तो मैंने इसकी केमिकल एफिकेसी चेक कराने के लिए इसके बायोग्राम्स कराए थे कि जिस तरीके से मैंने फैब्रिक बनाया है कल्चर ग्रो करके लैब्स के अंदर, क्या ये वैसा काम कर रहा है कि नहीं। जब इसकी एफिकेसी मुझे पता लग गया कि 100/100 है, कि मेरा कपड़ा रेडी टू सप्लाई है, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया, बच्चों को ये कपड़े पहनाए। उसके बाद डेली ये कपड़ा, मतलब मैंने बच्चों के लिए स्क्रब्स बनाए थे जिनको आम जुबानों में हॉस्पिटल के कपड़े कहेंगे। आज से पहले पीडियाट्रिक यूनिट में पाकिस्तान में बच्चों के लिए हॉस्पिटल के गाउन्स नहीं तैयार किए गए थे जो उनकी कलर साइकोलॉजी कर सके पोस्ट ऑफ पेशेंट के लिए। और उसके बाद मैंने बेडशीट्स भी साथ साथ तैयार की। 20 डेज़ हमने ये प्रोसेस किया। डेली बेडशीट बिछती थी, बच्चा होता था, कोई पेशेंट उसको पहनता था बच्चा, और डेली ही वॉश होती थी। उसके बाद मैंने वो कुछ पीसेस कलेक्ट किए और वापस से बायोग्राम्स के लिए भेजे ताकि पता लगे कि इन्होंने कितनी एफिकेसी शो की है अगेंस्ट द विरुलेंस जिसके अगेंस्ट मैं काम करना चाहती हूँ। तो पता लगा कि दे वर इफेक्टिव अबाउट 99.9% अगेंस्ट क्लेमाडोमोनास, सूडोमोनास, स्ट्रेप फैमिली एंड कोविड वायरस एज वेल। सही है। तो अब आपका प्लान है क्या इसके बारे में? कमर्शियल प्रोडक्शन कब, मतलब मैं इसका कुर्ता कब पहन सकूंगा? आपने कहा था मैं पेटेंट करा रही हूं, तो ये बताएं कि अवैस का कुर्ता कब बनेगा बैक्टीरिया फ्री? कोई बड़ा स्टैंड इस वक्त कास्ट करना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट आई प्रॉमिस के आने वाले फ्यू मंथ्स, आई नीड 2 to 3 मंथ्स के मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल कर सकूं, क्योंकि मेरा पेटेंट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, एंड आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आप लोगों को ये मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ दीना जमशेद मौजूद थी जो कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कमाल काम किया भाई। अब देखना शिफा, मैं ये कपड़े पहनूंगा और बैक्टीरिया से दूर रहूंगा, बिल्कुल दूर, आपसे दूर, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, ये तो जिस्मानी बीमारियों का इलाज हो गया। अब जरा जहनी बीमारियों की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि जहनी बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा तंग करती है लोगों को, वो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। इससे बचना कैसे है? उसमें कुछ हार्मोन्स हैं हमारी जो बॉडी में, और वो रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो हम कैसे उनकी मदद से अपना, फिर हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें, हाँ, अनवाउ अक़साम के हार्मोन्स हैं भाई हमारे। ये हमें समझाएंगी जी। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं, और नफ्सियात की गुत्थियों को सुलझाने में महारत रखती हैं जी। हमारे साथ हैं जी आयशा बेला मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इन योर शो। आयशा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग जी। वॉइसेस बड़ी अच्छी, आपकी वाइब्रेंट आवाज़ें हैं जी। थैंक यू फॉर हैविंग। बस देखें, हमारे हम हैं, देखने में भी उतने ही वाइब्रेंट है। अगर आप हमारे सामने होती तो आप वो भी बड़ा एंजॉय करती। लेकिन ऑन अ लाइट, ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आयशा। आपके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि आज हम सीखें।
जी, हमारा एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और जब आप लाफ्टर या आप कहका लगा रही हैं, यू आर ऑटोमेटिकली मेकिंग दैट and you are helping us, you know, listening to a laughter actually ऑक्सीटोसिन ना सिर्फ आपके अंदर बनाता है हैप्पी हार्मोन, बल्कि ये जो सुन रहे होते हैं उनके अंदर भी बनाता है। जब मैं स्ट्रेस सेशंस कॉर्पोरेट में कराती हूँ तो मैं एक लाफ्टर थेरेपी कराती हूँ। अगर एक मूवी हुआ करती थी इंडियन, आई डोंट नो आई कैन टेक दैट नेम इन दिस चैनल और नॉट, मगर ये बहुत सालों से, अब से नहीं, 1978 की आखिरी दहाई से इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम शुरू हुआ, और 1980 में 90 में इस पे किताबें लिखी गई, और फिर आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम दी ओनली फीमेल, मैं अभी मिली नहीं हूँ किसी और, रिग्रेशन थेरेपिस्ट एज वेल। आई टेक पीपल टू देयर पास्ट ट्रॉमास एंड ट्रेजेडीज एंड देन हील देम देयर, ट्रांसफॉर्मेट करती हूँ, वो एक और तरह का आर्ट है। और ये कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मेरी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है, आमतौर पे पाकिस्तान में होते हैं, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस या कोई परेशानी है, तो अब कैसे उसको हैप्पी हार्मोन्स की मदद से या जो भी आप हार्मोन्स के तरीके बताएं उससे उसका इलाज किया जा सकता है? जी देखिए, अभी इस आपके सवाल में ना बहुत सारी गुत्थियां हैं। अगर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस हो गया, यू नो मनी स्ट्रेस है जो कि एक रियल स्ट्रेस होता है, इकोनॉमिक स्ट्रेस जिससे इस वक्त पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, या फिर अगर रिलेशनशिप स्ट्रेस है, या लेट्स से यू नो वैसे ही बॉडी में बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसके लिए ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ये नेचुरली बहुत अच्छा काम करते हैं। 4 होते हैं बड़े बेसिक, डोपामिन, आपने हर जगह एंडोफिन्स है, ऑक्सीटोसिन है एंड सेरोटोनिन है, ये 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं। इनके 5-6 तरीके मैं आपको अभी बता दूंगी, और ये अगर एक आम इंसान मेरे आपकी तरह करता रहे तो वो इससे ऑटोमेटिकली बनते रहते हैं। एंडोफिन्स है जो नेचुरल पेन किलर है, आप एक्सरसाइज करें, तरीके बताएं, इंस्टेंटली आपकी जो पेन है वो रिलीव होने शुरू हो जाती है। बट सर, जब वी टॉक अबाउट कीमोथेरेपी, और वी टॉक अबाउट कि किसी को अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो गया है, या गर्दन तोड़ बुखार है और बहुत तकलीफ में है, और गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो गया है अल्लाह ना करे फॉर एवर, या किसी का बैक स्लिप डिस्क है, तो उसके लिए फिर हिप्नोथेरेपी वो अक्सर की हैसियत रखती है। पाकिस्तान में तो नहीं, मगर जब मैं यूके जहाँ से ये थेरेपी मैंने की, या कनाडा, अमेरिका, वहाँ हिप्नोथेरेपिस्ट हर हस्पताल की नेसेसिटी होता है, जैसे यहाँ आप एक जीपी जनरल प्रैक्टिशनर को रखते हैं, बिकॉज वो आपको हिप्नोटाइज करके उस दर्द से, या फिर जो कोई आते हैं जिनसे आप बाहर आना चाहते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ड्रग्स है, उससे बाहर ले आता है। स्ट्रेस अगर लेट्स से ऑन द लेवल ऑफ 0 to 10 पे, 4-5 पे, तो आप एंडोफिन्स बनाएं, आप यू नो एक्सरसाइज करें, आप यू नो यू स्टार्ट रनिंग, यू लाफ्टर थेरेपी उसमें बहुत हेल्प करती है, नेचुरल पेन रिलीव। डोपामिन है, दैट्स एक्सीलेंट, यू नो क्रिएटिव वर्क में एकदम से बनता है आपकी बॉडी में, आप नया खाना पकाएं, कोई एक नई पेंटिंग बनाए। मेरे घर में सब मेरे हाथ की बनी हुई, आई लव, ऑल्दो आई डोंट डू इट एज कमर्शियल नहीं करती, बट ये सारे काम इंसान करेगा कैसे? मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा अगर इसको समझने की कोशिश करूं, रिवॉर्ड, मतलब आयशा देखें, मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूँ, मेरी जिंदगी का जो सुबह का आगाज होता है वो जी, हाँ, मतलब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक आम आदमी के लिए उसको रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी सुबह 9 बजे उठता है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचता है, और उसके बाद जो है वो शाम 6-7 बजे घर पर आता है, थका हुआ होता है, बिल्कुल मरा हुआ होता है, बॉस की झिड़कियाँ खाकर वो आता है, बेगम की फिर कवालियाँ सुनता है, फिर वो फिर उसके बाद डोपामिन अभी बना लेते हैं, बहुत आसान तरीका करना शुरू, जी बनाए चलें, अभी डोपामिन अभी बना लेते हैं। 3 लोग हम यहाँ पे, मैं आप दोनों को नहीं देख सकती, आप मुझे देख सकते हैं। सो लेट्स गिव, ये होता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड देने से, दूसरे की तारीफ करने से ये एकदम से बढ़ता है बॉडी में। मेरे सामने आपके कैमरामैन है, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा इन्होंने इस वक्त कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, ब्लू का है, इट्स कूल, इट इज़ गिविंग, आज जो कराची में मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे गर्मी है, एंड इट इज़ गिविंग अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन विद माई रूम कलर। बहुत ही ज़बरदस्त उनका लिबास है, उनको दिया, एंड यू कैन आस्क हिम
कि उनका डोपामिन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनना शुरू हो गया। अब मैं आपको देती हूँ एक सर कि आपकी आवाज़ में अल्लाह ने एक नेचुरली बेस रखा हुआ है जिसके लिए लोग बहुत प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते हैं और आपकी आवाज़ में इट्स अ हैप्पी वॉइस, खुशी की आवाज़ है। अब जो हमारे साथ मैडम हैं जो आपकी एंकर हैं, और मैं आई एम सो सॉरी पहली दफ़ा मेरा ये शो आपके साथ है, तो मैं उनको तारीफ़ ये करती हूँ कि उनकी एक आवाज़ में खनकार है विच इज़ अलाइव, एक ज़िंदगी है उनकी आवाज़ में। वो बात करती हैं तो एकदम से लोग खुश हो जाते होंगे जो आपके सेट के ऊपर है। एंड आई हैव नॉट येट सीन यू, आई एम जस्ट मेकिंग डोपामिन इन योर बॉडी एंड दैट इज़ हाउ वी कैन डू टू ईच अदर कि जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। इतने कंट्रोल्ड शो में मैं पहले नहीं आई। पाकिस्तान में बहुत सारे सुबह के मॉर्निंग शोज़ होते हैं, उसमें बात ही नहीं करने दी जाती, जो अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं खुद ही करते रहते हैं। तो यहाँ आई एम स्पीकिंग द मोस्ट, आई एम फीलिंग रियली गुड। तो दिस इज उन्होंने तो अपनी इल्मियत झाड़नी होती है ना। अच्छा मुझे बताइए कि अब आपने जो है वो हमारी तारीफ की, दो चार जुमले कहे, वो डोपामिन हमारे रिलीज हो गई। अब इस डोपामिन की रिलीज को मैं कैसे ये जज करूंगा कि ये सही तारीफ की आपने या गलत तारीफ की है, या मेरा दिमाग जो है वो कहेगा बस ठीक है मेरी तारीफ हो गई अब खुश हो जाओ और सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे? अरे जो इंसान है वो इतना लॉजिकल नहीं होता आम इंसान इतना लॉजिकल नहीं होता। आप नेक्स्ट पे चलें, इस पे आपका पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा अगर हम बहस में जाएंगे। आप जल्दी जल्दी, इट इज़ अ वेरी इजी वे टू गिव रिवॉर्ड्स टू ईच अदर। कहते हैं बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो कभी किसी से लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते, वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं करते, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और फिर इसी तरह मैं कहती हूँ हमेशा जो बदमिजाज लोग हैं वो बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते, बिकॉज दे हैव टू गो फॉर कोलैबोरेशंस नॉट कॉन्फ्रंटेशंस। तो जो तारीफ करना है वो एक दूसरे के दोस्त बनाता है। ये आपके दीन का भी, आपकी अच्छी बात कहना, आपके इतनी ये तारीफ ना कहें, ये नहीं मैं कह सकती कि जो शिफा है वो इस वक्त ऐश्वर्या बहुत प्यारी लग रही है आप, बट मैं आपको मिस वर्ल्ड नहीं बना सकती, फिर आपको पता चल जाएगा कि आयशा झूठ बोल रही हैं। तो वी हैव टू गिव दैट कॉम्प्लीमेंट। क्या बात करें, मैं बता रहा हूँ मिस वर्ल्ड से क्या मुकाबला, मिस वर्ल्ड क्या बेचती है इनके आगे भाई। शिफा क्या ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज को, बिल्कुल। शिफा देखिए मैंने आपको देखा नहीं है और बिल्कुल आपकी ये चाहते हैं मैं खाम ख्यालियों में ही रहूं ताकि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। तो देखिए ना जो, लेकिन नहीं शिफा मैंने आपको देखा ये तो हम अभिषेक से पूछेंगे। मतलब ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं और आपका मिस वर्ल्ड के सामने। अच्छा दूसरा, अब आप पेन किलर, लेकिन बॉडी का नेचुरल पेन किलर है एंडोर्फिन, ये क्रिएटिव, ये खाना पकाने से और अच्छा खाना खाने से। मैं कहती हूँ बुरा खाना पकाया तो जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। इट इज़ जब मैंने ग्रीफ थेरेपी 2006 में किया तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी, जो हमारे दीन का भी हिस्सा है, कि किसी घर में गम हो तो उसके घर खाना भेजें, बिकॉज फूड जो वांटिंग है वो फ़ौरन मौत अल्लाह ना करे हो जाए या डिवोर्स हो तो आपके एकदम फूड वांटिंग ख़त्म हो जाती है। जो सुसाइडल केस आते हैं हमारे पास वो खाना नहीं खाना चाहते। तो जो खुराक है, खाली खाना खाने से और अच्छा खाना खाने से, मैं अगर आपको कहूँ कि जी आज आपको इफ्तार में बहुत अच्छा मटन कीमा, मटन का गोश्त पालक के साथ और छोटे छोटे फुलके उस पे घी से चुपड़े हुए देसी घी से आपको आज मिलेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन बहुत हाई हो जाएगा। एंड वंस यू स्टार्ट ईटिंग दैट तो आप ऑटोमेटिकली बहुत खुश। एंडोर्फिन जो है ये वेरी नेचुरल पेन किलर है, थेरेपी एंडोर्फिन है। और खाना पकाने से ये पेन किलर होता है बॉडी में। आपको कहीं जख्म, जब एंडोर्फिन कम होता है तो आपको थोड़ा भी ये समझें 4 ग्लास आपके सामने रखें। बाज़ औक़ात लोग मुझे पूछते हैं जी मेरा सेरोटोनिन तो बहुत हाई है, बट भाई तुम्हारा एंडोर्फिन बहुत कम है। तो जैसे ही हल्का सा कोई वो लगी तो बच्चे रोने लगते हैं, बिकॉज दे आर एंडोर्फिन्स उनका कम है। तो क्रिएटिव चीज़ों में लगाया करें, पजल उनको बनाएं। तो वो एंडोर्फिन जो है पेन किलर है, मतलब ये आपको माइंड का जो आपका कोई भी फिजिकल पेन हो से निजात देता है। पेन किल मतलब आपको अगर मिसाल के तौर पर जी ये नेचुरल पेन किलर है उससे निजात देता है। और दूसरा ओके जी या सिर्फ ये कोई मतलब जैसे फिजिकल पेन है उसको भी ये खत्म करता है ये एंडोर्फिन ऑटोमेटिकली। जी ऑफ कोर्स, देखिए एंडोर्फिन जैसे हम कहते हैं जी गर्म दूध ले आए, बच्चे को घुटने पे चोट लगी है उसमें हल्दी डाल दें, अच्छा उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। बट ओनली ड्रिंकिंग मिल्क जिसको कुरान में शिफा कहा गया है
उसको ऑटोमेटिकली हल्का सा वार्म करके पीने से आपकी जो जिस्म के हड्डियों के दर्द हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। और तो ये अलग अलग 5-6 चीज़ें हैं इसमें, मगर क्योंकि आपका सवाल ये था बिल्कुल बिगिनिंग में जहाँ हमने ब्रेक से पहले बात शुरू की कि आयशा ऐसी चीज़ें बताएं जो बग़ैर पैसे के। देखें, खाना तो हम सब खा रहे होते हैं, चाहे आप गरम रोटी को प्याज और हरी चटनी से एक दरख्त की छाँव के नीचे ठंडे पानी के साथ जो मटके में रखा हो खा रहे हो, तो आपके ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन्स बन रहे होते हैं। दैट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। फूड इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड गिविंग फूड ऑल्सो चैरिटी से बहुत आप ठीक है। एंड इफ यू नाउ गो टू ऑक्सीटोसिन जो मैंने कहा उसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, वो एक वाहिद है जिसको लव हार्मोन मेरे ख्याल में हम जो है वो इसको आज के सेशन में आयशा आज के सेशन में हम इसको 2 पर रखते हैं। एक था एंडोर्फिन और एक था डोपामिन। बिल्कुल, ये 2 हमने जो है वो आज डिस्कस किए और इनके रिलीज के तरीके हमने समझ लिया और क्या इफेक्ट्स होता है, क्या फायदे होते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन हम आपके साथ करेंगे जिसमें मजीद हम ताकि हमारे लिए भी जरा समझने में आसानी हो, लोगों को भी जरा हाजमा इसका हो जाए कि भाई ये क्या चीजें हैं और इनको किस तरह अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू जी। एक बात याद रखिएगा, जब आप जब आप रिग्रेशन जो आपका सवाल था, जो आप ख़ास ऐसे अल्लाह ना करे कि अगर किसी के साथ किसी ने कत्ल होते देखा है या किसी के साथ रेप हुआ है या किसी को मारने की कोशिश की गई है या जिसकी ख़ानदान में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि उसे अपने सामने एक मौत होती, वो उसको निकालने के लिए मुझे रिग्रेशन सेशन 1-on-1 चाहिए होते हैं। वो एक बहुत बड़ा इल्म है, उस पर आपको सेपरेट और हिप्नोथेरेपी फिर एक और इल्म है, NLP एक और इल्म है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वो फिर अलग अलग मैं आपको चीज़ें अलग अलग इसमें मतलब इनके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। सर्टिफिकेशन बहुत शुक्रिया जी। आयशा बेला मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हार्मोन्स के ऊपर बात कर रही थी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं, जैसे ही रमज़ान आया तो हम चैरिटी के हवाले से बड़ा जिक्र कर रहे हैं, ज़कात, सदकात, खैरात के हवाले से बहुत बात हो रही है, लेकिन इन सारे चीज़ों में हमने अपने सैलाब ज़दगान जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनको नहीं भूलना, सैलाब मुतासरीन को नहीं भूलना। ये चीज़ जहन में रखनी है कि उनकी ज़िंदगियाँ ज़ीरो तक आ गई हैं और उन्होंने दोबारा उस ज़िंदगी को शुरू करना है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं और हमारी पाकिस्तानी कौम जब चैरिटी करती है तो फिर वो भी दिल खोल के करती है, वो भी पीछे नहीं रहती। तो एक शख्स है जो तनहा लगा हुआ है और उनके लिए काम किए जा रहा है। अब वो काम क्या कर रहे हैं, किस तरह से अकेले ये मैनेज करते हैं सारी चीज। कंस्ट्रक्शन हो रही है, बच्चों की एजुकेशन पे काम हो रहा है, पीने के साफ पानी की एक बहुत बड़ी एक वहां पर प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकेले लगे हुए हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना लोग इनको ट्रस्ट करके डोनेशंस दे रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड प्रोफेसर मंजूर इकबाल अवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एजुकेशन में तो हम आपका अपना बैकग्राउंड जानते हैं क्योंकि आप मेरे प्रोफेसर भी रहे हैं, ये भी आप पर नाज़रीन को बताना जरूरी है। तो फिर आपने कैसे जिंदगी गुजारी है अपनी मुश्किल मामले के साथ? You understand it well. बिल्कुल। but let me put it. जिंदगी 3 लोगों से है आपकी, फैमिली, फ्रेंड्स and my case students. I have got over 5,000 students actively connected with me today. And they are spread all over the world. वाह 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 वाह। और वो भी आपकी तरह ही काम करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपसे सीखते हैं। अब सर ये बताएं कि बिल्कुल, लेकिन अब ये बताएं कि ये जो फ्लड विक्टिम्स के लिए आपने काम करने का सिलसिला शुरू किया, व्हेन डिड यू स्टार्ट एक्चुअली, और किस तरह से आगाज़ हुआ जिसके अंदर काम हो रहा है? असल में व्हेन आई स्टार्टेड दिस ट्रस्ट को बैकग्राउंड ये थी कि आई बिलोंग टू अ विलेज और विलेज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं और वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। So I started this trust in 2002 and actually 2003 से मैंने बच्चों को लेना शुरू किया 5th ग्रेड से, और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। 24 एक साल, 24 second year and 48 children. By 2018 they are all doctors, engineers and marine engineers and I think you name a profession. ये एरिया कौन सा था सर? ये हमने एरिया मैंने चेक किया था एबटाबाद का, हरीपुर का एरिया टू बी प्रिसाइज, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट एरिया, आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। बट देन फिर उसमें ये हुआ कि एक बच्ची का मुझे उस वक्त फ़ोन आया, उसने कहा वाई नॉट अंकल, वाई नॉट गर्ल्स? सो दैट हिट मी वेरी हार्ड।
तो जब मैं इससे फारग हुआ तो देन आई पिक्ड अप ऑन द गर्ल्स आल्सो। सो अभी हमने, और दूसरा भी हैव एक्सपेंडेड इट ऑल ओवर पाकिस्तान, जहाँ पे भी हमें बच्चा टैलेंटेड मिल जाता है हम उसको लेते हैं। और अभी मेरे पास कोई 18-19 बच्चे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। क्राइटेरिया हमारा सीधा सा है, टैलेंटेड बच्चा और गरीब वालिदैन। सही, हाँ, जो फाइनेंशियली जिसके पास एक तो हमें जब भी, और सबसे अच्छी बात है ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे कीप गिविंग मी, दे कीप आइडेंटिफाइंग सच केसेस। तो फिर हम उसको देख के, तो अभी एट दिस पॉइंट फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा कि जी फलां है, तो पता चला कि जी वो डेस्टिट्यूट हैं, जब यतीम हो गए थे बहुत शुरू में, माँ की डेथ हो गई। और जीपीए क्या है 3.7, 3.8, 3.9 में, खाली आपका भी नहीं था। हाँ, नहीं सर, हमारा भी नहीं था। ठीक है, आपसे तो बड़ी डांट सुनी थी आपका था। सो द पॉइंट इज कि आई थिंक टैलेंट बहुत है, इसको हार्नेस करने की वजह। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं ना, प्रोफेसर अशफाक क्या कहा करते थे, देते चो देना। मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है, लेकिन मुझे लोग बहुत कुछ देते हैं जिसमें से आगे देता रहता हूँ। सो देयर आर पीपल डोनेशंस देते हैं। सो एजुकेशन एक्चुअली हैज बीन द मेन फोकस ऑल अलोंग। सैलाब ज़दगान पर आते हैं, हम उधर से जब हुआ, तो जब सैलाब ज़दगान का हुआ तो आई हैड लिटिल मनी विद मी इन द ट्रस्ट। तो आई थॉट इसको कुछ कहीं ना कहीं दिया जाए। किसी ने मुझे कहा फलां ट्रस्ट को दे दो, फलां जगह दे दो। आई सेड नहीं यार, मैंने बंदा ढूंढ के जो मुझे पता चले कि वो पहुंचे। सो गुड पार्ट वाज के एक लड़का मुझे मिल गया, मेरा अपना स्टूडेंट, मजर चांडियो, सिंध के अंदर। तो उसको मैंने पूछा, उसने कहा सर बड़ी तबाही हुई है। उसने मुझे लिस्ट भेजी, डाटा कलेक्ट किया, स्प्रेडशीट्स की, और हमने वहाँ से शुरू किया कि राशन देंगे, हम पैसे नहीं देंगे। सही है। इसी तरह फिर हम बलोचिस्तान में गए, वहाँ पे भी दिया। वहाँ पे और कुछ नहीं मिल रहा था तो एक आर्मी की यूनिट थी, उसके थ्रू हमने दिया। चित्राल में हमने दिया, ठीक है, राजनपुर में दिया। सो वी ट्राई टू टच ऑल द 4 प्रोविंसेस। ठीक है, अब ये राशन की हो गई, अब अगला स्टेप। पहले जब राशन हो गया तो आई सेड यार राशन से तो एक वक्त का काम है, खत्म हो गया, व्हाट नेक्स्ट। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आई कुड मस्टर ओनली कोई 2-2.5 लाख रुपया। सो मेरे एक बैचमेट आर्मी के इंजीनियर्स हैं, आई रिक्वेस्टेड हिम, तो उसने मुझे 2 रूम यूनिट बना के दिया कि 2 रूम्स होंगे और उसके साथ वॉशरूम होगा और एक छोटा सा किचन होगा और 4 दीवारी होगी। और सही है। तो अब 2.5 लाख में बनता क्या है? तो ये शायद चांदियो जो मेरा स्टूडेंट था, ये देश सेजा गांव का नाम है, सादकाबाद से आगे। सही। तो उसने, अच्छा आई वॉज अब्रॉड, गुड पार्ट इज टेक्नोलॉजी वॉज वर्किंग फ्रॉम अब्रॉड। तो इस बच्चे ने क्या किया कि इसने कहा सर मैं करता हूँ। इसने ढूंढ डांट के कोई इनकम का रेट जो व्हाटएवर ही डिड, सारी जो बैकग्राउंड वर्किंग थी वो वी कंप्लीटेड दैट हाउस इन अंडर 250,000। भाई वाह वाह। बट देन व्हेन वी लुक्ड एट द हाउस वी रियलाइज इसके अंदर बहुत सारी खराबियां हैं जो ठीक होने वाली हैं, बट दिस वाज द मनी। जब ये बना रहा था तो चंद एक दोस्तों को पता चला, सो दे स्टार्टेड कि यार 5,000 मैं देता हूँ, 10 तो हमारे मेरे पास एक घर का और पैसे आ गए। तो वी स्टार्टेड द सेकंड हाउस। अच्छा, फर्स्ट हाउस का जब हमने किया तो आई थिंक अब यू वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि 50 हाउसेज जो ज़्यादा डैमेज थे उसी एक गांव में, सो 50 हाउसेज, तो उसके 9 विडोज थी। नाउ इट वाज हार्ड टू पिक आउट कि उनमें से किसको पकड़ा जाए। तो आई आस्क्ड हिम, तो उसने कहा कि सर क्या कोई और क्राइटेरिया? मैंने कहा नहीं, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। उसने मुझे एक माइनॉरिटी के फैमिली का बताया जिसकी बच्ची फौत हो गई थी छत के नीचे दब हो के। सो दैट वाज एन एडेड। तो अभी जब हम गए वहाँ पे तो जो दुआ करने वाली थी वो नॉन मुस्लिम वाली, और जितनी उन्होंने दुआ की हमें, तो हमने वहाँ से शुरू किया। तो सेकंड हाउस बनना शुरू हो गया। देन देयर वाज अ कोर्समेट अगेन ऑफ माइन, उसकी बेटी यूके में है। तो शी कॉल्ड मी, उसने कहा अंकल इधर से एक एनजीओ है वी केयर के नाम से। अच्छा। बिल्कुल। सो दे वांट टू डू समथिंग इन पाकिस्तान एंड दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर। मैंने कहा यार देखो, मैं तो 1 मैन शो है मेरा, और ये मेरा ट्रस्ट का अकाउंट है, पैसे अकाउंट में आएंगे और अकाउंट से आगे जाएंगे, जिधर जाएंगे हम आपको डाटा शीट के हिसाब से दे सकेंगे, खर्चा हमारा कोई नहीं है। और वो जो लड़का काम कर रहा है ऑन ग्राउंड, उसका भी कोई खर्चा नहीं है, वो ना मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे लेता है ना टेलीफोन के पैसे लेता है। के तहत वो काम, वो आई थिंक इज अ मैन ऑफ हिज ओन काइंड। तो उसने जब ये वाला हुआ तो उसने मुझे देखा, तो अच्छा वन कंडीशन आई पुट, आई सेड नो फॉरेन रेमिटेंस विल कम टू दिस। फॉरेन फंडिंग नहीं होगी, फॉरेन फंडिंग नहीं होगी, बिकॉज वो सीबीआर के आजकल बहुत होता है, तो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इनटू दैट। तो आई सेड आप किसी को पैसे यहाँ भेजें। तो खैर वी आइडेंटिफाइड अ मेथोडोलॉजी, और उन्होंने, सो वेरी काइंड ऑफ देम, उन्होंने ट्रस्ट किया।
और हमने पहले में 10 घर बनाने शुरू किए उनकी फंडिंग से, फिर 10 घर और थे तो 20 की फंडिंग उधर से आ गई। माशाल्लाह। देखिए वो कहते हैं ना वो लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इस दौरान ये हुआ कि एक साहब उनके साथ कहीं कनेक्टेड थे, टेरा डेटा के थे, मजीद साहब लाहौर में। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। आई सेड जी, और वो ही वांटेड डिटेल्स। आई सेड यार मैं बाहर हूँ, आई एम नॉट हियर, तो आप एक मदद करें, आप लाहौर से चले जाएं सादकाबाद, हैव अ लुक एट इट, ये बच्चा कर कह रहा है, तो आई थिंक गाइड हिम आल्सो। तो वो गए, उनको बहुत अच्छे लगा एंड ही वाज रियली इम्प्रेस्ड ऑन द वर्किंग, द वे इट वाज हैंडलिंग स्प्रेडशीट्स, अकाउंट डाटा। तो उन्होंने 5 घरों का उन्होंने कर दिया। अच्छा। तो 25 और 2 27 हो गए। तो फिर किसी ने कहा मैं वालिद फौत हुआ है, वालिदैन फौत हुए हैं, सदका जारिया उनके नाम पर। अच्छा, प्लेट देयर, ठीक है, जिसके यूके से भी जो आ रहा था ना वो इसी तरह। 35 घर हमारे यहाँ पे बने हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। और ये आपने स्टार्ट अकेले किया था और फिर लोग आपके साथ? जी, मतलब नहीं, आई थिंक आई वुड से कि मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि मेरे पीछे बहुत लोग थे। दे वुड एनकरेज। पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस मेरा है कि पीपल एनकरेज यू अ लॉट। मसला सारा ये है कि दे आर लुकिंग फॉर टू इंश्योर कि वो पैसा सही जगह जाता है। ट्रस्टवर्दी कोई शख्सियत होनी चाहिए। ठीक है। अभी मतलब यही वी केयर ने साथ, अभी ये तो घर हमने इधर बनाए, साथ किसी ने कहा जी कि 6 हैं हैंड पंप लगा। तो मैंने हैंड पंप का उनको कहा कितने का लगता है जी? उन्होंने कहा जी जिस तरह गांव में देसी टाइप हैंड पंप 8 साढ़े 8 हज़ार का, और वो नीचे पत्थर लगे होते हैं और ना रंग होता है, कुछ होता है, वो निकाले। वो यूके में पता चला उनके लिए 8,500 हज़ार कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने मुझे 111 पंप्स के पैसे भेजे। ठीक। और ये किस जगह पे अब आपने लगवाए हैं? ये वही उसी गांव के इर्द गिर्द एक्सपेंड कर दिया हमने, उसके गांव के इर्द गिर्द। तकरीबन एवरी हाउस हैज़ अभी हैंड पंप, उसका वाटर है, उसका टॉयलेट है, उसका किचन है, और उसके वो 2 बने हुए हैं कमरे बने हुए हैं। तो अभी ये वहाँ पे हो गया। तो साथ ही अभी इस वी केयर ने ये किया कि उन्होंने कहा आप और क्या कर रहे हैं? मैंने कहा एजुकेशन में कर रहे हैं। सो दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स फॉर एजुकेशन। ठीक है। इट्स ओवरवेलमिंग। जितने मैं यहाँ इकट्ठे किए हैं तो वो तकरीबन उतने ही उन्होंने वहाँ पे भी इकट्ठे कर लिए हैं। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे मैंने असल में ये किया है कि आई पिक्ड अप, ये बच्चा है और ये उसकी इतनी फीस है, तो पीपल आर स्पॉन्सरिंग दैट चाइल्ड। तो वी टेल देम कि ये आपका बच्चा है और ये इतने पैसे हैं, ये आपके पैसे हैं। और जो उसके पैसे खर्च होते जाते हैं, वी कीप टेलिंग आपने लेट्स से 150,000 दिया था, 42,000 इस्तेमाल हो गए, बाकी इतने अगली दफा 20 और एक डेटा मिलता रहे। सर जबरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। दिस वाज द एजुकेशन। और इसके साथ ही यहाँ पे बेसिक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कदम उठा दीजिए। वो पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है और उसके बाद आप फिर देखें कैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे। और आप कोई खैर का काम करते हैं तो फिर उसका जज्बा, उसकी तस्कीन, वो सब कुछ अलग ही होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त दिया हमें। आपको थोड़ा सा उसका मैं वेल्स का अगर इफ यू हैव अ मिनट तो आई जस्ट क्विकली ये वेल्स हमने थरपारकर में आई विजिटेड थरपारकर इन 2019 एंड आई रियलाइज देयर इज अ वाटर शॉर्टेज खासकर डेजर्ट। तो सोलर वेल्स हमने शुरू किए, 28 हमारे लग गए हैं। अरे जबरदस्त। और उनमें 2 अभी लग रहे हैं। खर्चा आता है जी? एक वेल पे कितना खर्चा आता है? तकरीबन 250,000 डिपेंड करता है डेप्थ कितनी है। पहले हम 150 पे भी बन जाता है, 180 पे भी बन जाता है, लेकिन आई थिंक वी गो टू द फार्देस्ट एरिया। और 28 वहाँ पर हो चुके, 28 हो गए, 2 अभी लग रहे हैं और 3 अभी और पाइपलाइन में। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ऑल द बेस्ट और काम करते रहें। अगर रब्ता करना हो तो इनका फेसबुक अकाउंट मौजूद है, मंजूर इकबाल अवान के नाम से, मंजूर अवान के नाम से, तो आप लोग जा सकते हैं और डोनेशंस भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी टीम के पेज पे सबसे वेरे पाकिस्तान पे आप रब्ता करना चाहें तो उस पर भी आप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको नंबर वगैरह फराहम कर देगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सियासत की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स फराहम ना करने पर जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, अटॉर्नी जनरल को तलब किया। फिर इसके अलावा अभी जो है वो एलामिया जारी हो गया जी मुश्तरका तौर पर VDM की तमाम जमातों का, जिसमें वो जो 8 रुकनी बेंच है अदालत में जो बना हुआ है उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और फिर पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि पार्लियामेंट आपस में लड़ रही है या पार्लियामेंट जो है वो दीगर इदारों से लड़ रही है। और फिर उसके अलावा एक जो ख़ास चीज़ हुई पार्लियामेंट में वो थी कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज साहब, उन्होंने हुकूमती ओहदेदारों के हवाले से कुछ गिले शिकवे किए। गूंज फिर उसकी सोशल मीडिया पर भी सुनाई दी गई। बड़ा उन्होंने जो है वो खुलकर कहा कि जी जो रवैया हुकूमत का है उनके साथ वो सही नहीं है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अपोजिशन लीडर जनाब राज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, थोड़ी सी मैं एक ज़रा कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करना चाह रहा हूँ, मेरी लाइल्मी पर मुझे माफ़ कीजिएगा कि इस वक्त आपका हम जो इंट्रोड्यूस करें तो वो किस सियासी जमात के साथ एसोसिएशन के हवाले से इंट्रोड्यूस करें? कौन सी सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, क्या कहें हम? जी मैं तरीक़ इंसाफ के टिकट पे MNA हुआ था और अभी तक तरीक़ इंसाफ में हूँ। आज तक मैंने तरीक़ इंसाफ या इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि हमने कहा था कि असम्बली में बैठना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने असम्बली में नहीं बैठना, मैं ऐसी असम्बली पे लानत भेजता हूँ। अब वो मिन्नतें कर रहे हैं, उनके मेम्बरान स्पीकर के पाँव पड़ रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ जो था कि असम्बली में बैठना चाहिए और इमरान खान अपोजिशन लीडर बने और भरपूर किरदार अदा करें, लेकिन वो इससे भाग गए थे, हम भागे नहीं। अब वो हमारे मौक़िफ़ की तईद कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं, मिन्नतें कर ले हैं, स्पीकर साहब के पाँव पड़ रहे हैं। तो ये अब स्पीकर साहब जाने और वो जाने, हम तो उन्हें आज भी खुशामदीद कहते हैं कि पार्टी का काम है कि अंदर बैठ के बात करें। और लेकिन जो आपके साथ एक लफ्ज लगाया जाता है, तरीके इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि मुनहरिफ अराकीन और मुनहरिफ कारकुन और मुनहरिफ असेंबली, हाँ। तो वो फिर मुनहरिफ क्यों कहते हैं? मतलब आपने अगर वोट नहीं डाला उनके किसी फैसले के खिलाफ तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली फिर क्या कहानी थी सर? हाँ भाई, मुनहरिफ कैसे हो गए फिर? तो आप बिल्कुल सही एक्टिव हुए इस पार्टी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। असल में पोजीशन ये है कि मुझे तो 3-3.5 साल पहले जब जहांगीर तरीन साहब पे पर्चा हुआ था तो आपने देखा मैं टीवी में हर जगह उनके साथ खड़ा होता था, अदालतों में जाता था और उनकी भरपूर मैं उनके मौक़िफ़ की तर्जुमानी करता था। आपने 3.5 साल पहले ये देखा होगा। अब दूसरी बात ये कि खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त भी मैं खान साहब पे खुल के तनकीद करता था, बुज़दार के वाले से, गोगी के वाले से, बनी गाला पैसे जाने के वाले से, तोशा खाना के वाले से, वफाकी हुकूमत में जो करप्शन हो रही थी, खान साहब की आंखों के नीचे करप्शन हो रही थी। तो मैं खान साहब को खुल के ये चीज़ें बताता था 2 जगह पे। एक जब मेरी उनकी 1-to-1 मीटिंग होती थी, एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। यहाँ तक नौबत आ गई कि खान साहब ने मेरे पे पार्लिमानी पार्टी में जाने पे पाबंदी लगा दी कि राजा रियाज इधर बहुत बोलता है, बहुत गुस्से का इज़हार करता है, तो उसे कहें कि पार्लिमानी पार्टी में ना आया करे। उसके बाद फिर मैंने खुल के असेंबली में भी खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू किया। ये मैं आपको 2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी तो इस खान साहब के खिलाफ अदमत हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं 2.5 साल पहले की आपको बातें बता रहा हूँ, बल्कि 3 साल पहले की। तो खान साहब की पॉलिसियों से हमें इख्तलाफ है और हमने भरपूर, जब खान साहब अपने अरूज पे थे, जब वो सबके साथ एक पेज पे थे, उनके मर्जी के बगैर चिड़ी भी नहीं पर मारती थी, उस वक़्त मैंने खान साहब से लड़ाने जंग किया, बगावत की और उनकी करप्शन और उनकी जो नलायकी और नहली, वो जो सब कुछ था उस पर मैंने बात शुरू की थी। हमने इख्तलाफ किया था जब खान साहब खुल के बात होनी चाहिए, जो भी बात हो, बिल्कुल सही बात है, दबंग तरीके से होनी चाहिए। अभी भी आपकी जो तकरीर थी जो असेंबली में थी, वो आपने खुल के कहा कि जी आप हुकूमत जो है वो आपके साथ बड़ा अजीब सा सलूक कर रही है। तो हुकूमत से इस वक्त क्या शिकवे हैं आपके?
वो जी एक ख़ास वज़ीर साहब थे, उनसे मैं कोई 1 महीने से रब्ता कर रहा था, वो रब्ता में नहीं आ रहे थे, और वो उन वज़ीरों में से थे जो हर रोज़ जब हम नाराज़ थे और हमने कहा कि हम खान साहब के साथ नहीं हैं, तो हर रोज़ वो हमें मिलते थे और कहते थे कि हिस्ट्री में आपको हीरो के तौर पे लिखा जाएगा। तो अब उनके इस रवैये से मुझे शिकायत शदीद हुई थी, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इसमें मुदाखलत की और वो तमाम मामलात को उन्होंने सेटल करा दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे लिए सबसे पहले इज़्ज़त है, जो हमारी इज़्ज़त करेगा हम उसकी बहुत इज़्ज़त करेंगे, जो नहीं करेगा हम भी उसके से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इमरान खान हमारी इज़्ज़त नहीं करता था, हमने उससे 10 गुना उसकी मुखालफत की है। अब भी आखिरी बात कर, अब भी अगर कोई हमारी बाकी चीज़ों पे कंप्रोमाइज हो सकता है, इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर कोई इज्जत पे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, जो हमारी इज्जत नहीं करेगा वो हमसे ये तो ना रखे कि हम उसकी इज्जत करेंगे, बल्कि उसके से 10 गुना आगे जाएंगे। तो अभी आपको इज्जत मुकम्मल तौर पर मिल रही है हुकूमत से? जी, अब हमारे हुकूमत से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो इमरान खान हमें रिस्पेक्ट नहीं देता था, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सिर्फ हमारी एक डिमांड है, और अब वो उन्होंने बहुत हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, हम अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, करते रहेंगे, तरीक़े इंसाफ की तर्जमानी असेंबली में कर रहे हैं, करते रहेंगे। सही है। और आप इस चीज के हक में है कि इलेक्शन डिले हो जाए? जो 90 दिन का सारा मामला है जो पार्लियामान में अब आया है, वो भी एक तरह से आईन के खिलाफ एक चीज हो रही है, क्योंकि आईन में 90 दिन का लिखा है। तो उधर आपकी पोजीशन है क्या? उस पर हमारी एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है। अगर आप इसको बलूचिस्तान के नज़रिए से देखें, अगर आपको सिंध की नज़र से देखें, तो इलेक्शन, पंजाब बड़ा सूबा है, कौमी और सूबाई असम्बली मुल्क के लिए ये बेहतर है। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, रियासत के लिए ये बेहतर है, और सब पार्टियों के लिए ये बेहतर है कि एक दिन इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, जब भी हो, 90 दिन के अंदर हो, 90 दिन के बाद हो, सितंबर में हो, जुलाई में हो, जून में हो। सब पार्टियों को, इमरान खान को वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने चाहिए और एक दिन बैठ के मुकर्रर कर लें। उस दिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी हो, चारों सूबों में हो, कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हो, फ्री एंड फेयर हो, और उसके रिजल्ट को तमाम लोग तस्लीम करें। ये भी जरूरी है। ये नहीं अभी जो आप 2 इलेक्शन वो तो नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे राजा साहब, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक दिन होने चाहिए, अब वो एक दिन होंगे तो तब जब आईन में तरमीम होंगी, तरमीमें होने के बाद वो एक दिन की कॉन्सेप्ट और कहानी शामिल होगी। अभी तो आईन जहां कह रहा है चारों असेंबलियां अलग अलग भी टूट सकती हैं, चारों असेंबलियां एक दिन भी टूट सकती हैं, 5वीं असेंबली जो नेशनल असेंबली है वो भी अलग अलग हो सकती है और उनके साथ भी हो सकती है। आईन इस चीज की खुली इजाजत देता है। और आईन बनाया भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिससे आपका ताल्लुक भी वापस रहे हैं आप। बिल्कुल। तो अभी की जो आईन की किताब है वो ये कहती है कि 90 दिन में हो, जब भी असेंबली कोई भी मेरी बात सुन ले, इकट्ठे और अलग का ये उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं मुतारिफ कराया हुआ। जी सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आइन में यही लिखा है, लेकिन जिस स्टेज पे अब हम सारी सियासी जमातें पहुंच गई हैं, या जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं, या जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात हैं, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आज इमरान खान, और मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इमरान खान और PDM एक जगह बैठ जाएं, बैठ के फैसला कर लें कि हमने जुलाई में इलेक्शन कराने हैं, तो कल इसकी तरमीम भी, अगर इमरान खान आ जाए तो 2 तारीख से तरमीम भी हो सकती है, तो वो भी आइन में तरमीम करके हम इसको कह दें कि फलां दिन इनको इलेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान बैठने के लिए नहीं तैयार। उसकी वजह से परसों जरदारी साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि इमरान खान को बिठाने की क्या जरूरत सर? अनपॉपुलर किस्म का लीडर है, मतलब उसकी कोई पॉपुलैरिटी है कोई नहीं है, जलसों में लोग उनके आते नहीं है, इलेक्शनों में हार जाना है, तो उनको बैठने की क्या जरूरत? बाकी 13 जमातें हैं, मतलब एक इमरान ही नहीं है ना दरमियान में, बाकी तो सारे इकट्ठे बैठे हैं, तो सारे इकट्ठे बैठ के फैसला कर लें, लेकिन ऐसे करें। मोहतरमा, वहां पे वोट की जरूरत है आइन में तरमीम करने के लिए, और वो वोट इमरान खान के पास हैं, और इमरान खान अगर उन वोटों का सही इस्तेमाल करें तो बैठ के जो ये चीज तय करें, पार्लियामेंट में वो आईनी तब्दीली हो सकती है। इस बात को समझने की स्पीकर साहब दूसरा रहा कि आपको किसने कहा है तो एक्सेप्ट कर रहे हैं रेजिग्नेशन? नहीं, इमरान खान अगर बैठेगा,
आप मेरी बात, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म से बैठेगा तो ये जो आप कह रहे हैं ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं मुख्तसर सा आपको जवाब दे देता हूँ। दूसरी बात, जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए हैं वो क्या उसको वो खत्म हो जाएगा वो मामला? फिर दोबारा गौर से सुन लें, अगर इमरान खान और PDM मियां शहबाज शरीफ साहब एक मेज पे बैठ जाएं तो तमाम इशू एक दिन में हल हो सकते हैं। अब इस पर गौर आप खुद कर लें। दूसरा, आपको किसने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल सही, लेकिन मैं क्योंकि वो थोड़ा सा इमरान खान पॉपुलर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हकीकत को मानना चाहिए। कहती है सर वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। अब नहीं, मैं तो हुकूमत नहीं हूं ना, मेरी अर्ज सुन लें, वो पॉपुलर बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 4 साल मुल्क के अदारे तबाह किए, इंतहाई नाअहली से हुकूमत चलाई, करप्शन अपने अरूज पे थी, कोई चीज़ बेहतर नहीं की। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म की सीट से उतरे और जो उन्होंने जिस तरह के साइफर और ड्रामे किए, उसकी वजह से वो अपने ड्रामों में कामयाब हुए हैं और उन्होंने लोगों को एक गलत पिक्चर दिखा के अपने पीछे लगाया है। मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ, लेकिन ये जो गलत और 2 नंबर पिक्चर है ये एक्सपोज होनी है। अभी वो पॉपुलर हैं, इसको मैं इकरार करता हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी कहता हूँ कि ये 2 नंबर पिक्चर जब एक्सपोज होगी शायद उस वक्त वो पॉपुलर ना रहे। सही, तो अब जब इलेक्शन होंगे तो वो पॉपुलैरिटी वोट में आपको लगता है कि कन्वर्ट होगी? अभी जो आज के हालात हैं उसमें तो कन्वर्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए फिर सर, मामला तो फिर यहां पर आ गया ना। नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन होने चाहिए। आपने कहा था आप अपना मौक़िफ़ बताएं, मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब पे बैठे, आइन में तरमीम कर लें और एक दिन तय कर लें। जी सही है। अच्छा, और आपका हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या इरादा है अपने इलेक्शन के हवाले से? अगर इलेक्शन कभी भी होते हैं, चाहे आज हो, कल हो, अक्टूबर में हो, जब भी हो, आपका अपना क्या इरादा है अपनी सियासत के हवाले से? आप कैसे, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं जब इस सीट से रिटायर होऊंगा उसके बाद मैं आज़ाद हूँगा। मैं अपना सियासी मुस्तकबिल का अपने साथियों के साथ जो मेरे साथ हैं हम बैठ के फैसला करेंगे। एक चीज़ तय है कि हम जितने लोग इमरान खान से नाराज़ हैं, हमने PTI का टिकट ना मांगना है ना उन्होंने देना है, ये एक हकीकत है। इसलिए हम सारे दोस्त बैठेंगे, बैठ के फैसला, अभी तक हम सब तरीके इंसाफ में हैं, अब रिटायर हो जाएंगे, हम बैठ के फैसला करेंगे और उस फैसले के मुताबिक इंशाल्लाह हम सब अमल करेंगे और इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। नून लीग की तरफ जाएंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ? ये अभी मैंने आपको कहा है कि हमारा ग्रुप बैठेगा, रिटायर होने के बाद हम मीटिंग करेंगे, फैसला करेंगे और जॉइंटली बैठ के अनाउंस करेंगे कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं और किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। और आखिरी चीज़ सर जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, महंगाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है और जो हमारे पास सारे मुआशी आशारिये आ रहे हैं जिसको सही करना था इस हुकूमत ने आके, तो उस हुकूमत के 1 साल को जो परफॉर्मेंस रही है, आप बहैसियत अपोजिशन लीडर उसको कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत कामयाब रही है अपने उस नैरेटिव में जो ये था कि इमरान खान ने सब बर्बाद कर दिया है तो हम आके इसको सही कर देंगे? देखें, मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ, आपके पास मेरे जितनी इन्फॉर्मेशन यकीनन नहीं है। मैं आपको एक हकीकत बताने लगा हूँ। हकीकत ये है कि तमाम अदारे इमरान खान ने तबाह किए थे और इस बुरी तरह तबाह किए हुए थे, इस तरह बाहर के मुल्कों से अपने तल्कात को ख़त्म किया हुआ था, IMF के साथ झगड़ा किया हुआ था। तमाम जो मुल्क के अंदर अदारे थे और मुल्क के बाहर हमारे मामलात थे, उनका बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया था। ये हुकूमत आके उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है। बोझ बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए वो टारगेट अचीव नहीं हो रहे जो होने चाहिए थे। ये एक हकीकत है, लेकिन मेहनत ये हुकूमत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है और IMF से आप जानते हैं कितनी मेहनत के बावजूद अभी तक मुआहदा नहीं हो सका। इमरान खान ने ख़त लिखाए थे अपने दोस्त सूबाई वज़ीर ख़जाना से
कि आप इनसे मुआहदा ना करें, वो ख़त भी इशू बन रहे हैं। ये मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ इमरान खान ने ये हरकत की है। इसके बावजूद अगर लोग इमरान खान के साथ हैं तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और रियासत के साथ वो जो 2 ख़त लिखाए गए थे 2 सूबाई वज़रा से, पंजाब और KP के, वो मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ इमरान खान ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इतना तो इंडिया का कोई आदमी मुल्क के साथ ज़्यादती ना करे जितनी इमरान खान ने ज़्यादती की है। अच्छा, अगर अब मैं दोबारा उस पे आऊंगी जो दरमियान में मेरी बात रह गई थी, वो टिकट वाली, कि आपने कहा कि अभी आपका ग्रुप बैठेगा और जाहिर है फैसला करेंगे कि किस टिकट से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन जिसका भी टिकट होगा इन्हीं 13 जमातों में से होगा। जाहिर है मेन सारी अपना इंडिपेंडेंट हो सकता है। नहीं, हम देखिए, हम 21 MNA हैं और कोई 25 के करीब हमारे ग्रुप में MP हैं। हम हो सकता है अपनी नई जमात बना लें और अपना नया चेयरमैन मुंतखब कर लें और उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े। ये हमारे पास सारी चॉइस है और हम इस पर गौर भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला इस रिटायरमेंट के बाद करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राजा रियाज साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक की ही सीट पर अभी तक वो ऐवान के अंदर मौजूद हैं एज अपोजिशन लीडर, और हमें बता रहे थे कि इनके अपने इरादे इलेक्शन के हवाले से हैं क्या। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपसे जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने बात की थी कि शिफा की जो आवाज़ थी, जो अंदाज़ था, वो ज़रा धीमा था। अब ये हो जाता है, इससे कैसे बचा जाए? और ख़ास तौर पर शिफा, रोज़ों में तो बचना होता है इससे। सोनिया लोधी साहिबा, फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक। ये जो आपको भी बड़ा लेट रमजान मुबारक, जब भी हो आखिरी दिन भी मुबारक। लेकिन इनकी हालत हो चुकी है बहुत ऐसी कि अब ये थकान, अजीब सा एक ऑफ सी सिचुएशन, ये अलर्टनेस लेवल जो है वो आपका कम हो जाता है, फोकस आपका लूज हो जाता है। इसको कैसे बेहतर करें? असल में देखिए, फास्टिंग में क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपका स्लीप पैटर्न भी ऊपर नीचे हुआ होता है और हमारा जो खाना पीना है वो भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारा फिटनेस गोल उस वक्त ज़ीरो हुआ होता है, हम खुद ही गोल हो चुके होते हैं रमज़ान में, यूजुअली ऐसा ही होता है। सो अगर आप अपना फिटनेस लेवल और अपना स्लीप पैटर्न बरकरार रखना चाहते हैं तो रमज़ान में जब जब आप नैप ले सकें बहुत अच्छी बात है, चाहे वो 1 घंटे की ही क्यों ना हो, ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो लेथार्जिक फील करेंगे, जैसे आप इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। अब हमें जाना है दोबारा से नॉर्मल रूटीन की तरफ, तो वो ट्रांजिशन कैसे हो? असल में बुनियादी मकसद ये है 1 से 2 रोज तो लगेंगे फॉर श्योर आपको, क्योंकि बॉडी 1 महीने से आपकी उसी रूटीन में है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो हो जाएगा। आप अपना स्लीप पैटर्न आपको अच्छा रखना है। जैसे ही रमज़ान ओवर होता है और आप अपने रेगुलर रूटीन में आते हैं तो वो 6 से 7 घंटे वाली स्लीप, थोड़ा सा जल्दी सोना। ईद वाले दिन तो सब सोते ही रहते हैं, ईद वाले दिन तो सोते ही रहते हैं, ईद से ही स्लीप पैटर्न ठीक होना शुरू हो जाता है आपका। और खाना पीना जो है ना वो थोड़ा सा सही करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप डीप फ्राइड खा रहे होते हैं चीज़ें, ये सब आपको बज़ाहिर बड़ी यमी लग रही होती हैं और बड़ा स्क्रम्शियस आपका मील नज़र आ रहा होता है और हम भी सोचते हैं बस खा लें, लेकिन वो रमज़ान के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू होते हैं। वो जो लेथार्जिक आप हो रहे होते हैं वो सिर्फ नींद की वजह से ही नहीं, उल्टा सीधा खाने की वजह भी है इसमें। अनहेल्दी ठंडा शरबत पी लेते हैं, उसके बाद इफ्तार के फ़ौरन बाद चाय कॉफ़ी शुरू हो जाती है, तो हर बेचारा क्या करे, तली हर चीज ही डीप फ्राइड होती है, हर चीज शैलो फ्राई हमें करना आता नहीं है। पूरियों का वाकई शिफा को बहुत बहुत है। मैं भी वही बता रहा था, 3 पूरियां कल खाई हैं और आप कह रही हैं तली हुई पूरियां होती हैं। तौबा करें शिफा, आपकी भी पूरियां यार चमक रही हैं। मेकअप की वजह से चमक रही हैं। मैंने इस रमजान बड़ा कोशिश की है, बड़ा हाइजीनिक और वो बड़ा। अच्छा, और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो रमजान में फिटनेस गोल अपना अचीव करते हैं, वो भी बहुत आसान है अगर कोई अचीव करना चाहे। अभी 8-10 रोजे हैं हमारे पास। सो इसके अंदर आप लोग कैलोरी डेफिसिट में रहिए। जितनी भी कैलोरीज आपके जिस्म को रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक लेट्स से कि 1000 कैलोरीज, एक वैसे बात कर रही हूँ मैं, तो आपने 800 के अंदर खाना पीना है। तो और थोड़ा सा जी, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो वेट रिड्यूस होगा। अदरवाइज कितना ही वर्कआउट कर लें, 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं आप और खाना पीना अच्छा नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं है। बढ़ाना हो तो
बढ़ाना हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा खाएं, डबल खाएं जी, ज़्यादा आप खाएं। मिल्क शेक्स वगैरह उसमें ऐड करें, ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड करें, किशमिश बादाम वगैरह उसमें ऐड ऑन होते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को वेट कम ही करना होता है, लाइक हार्डली कोई ऐसा आता है जिसको वेट बढ़ाना होता है अपना। अदरवाइज दोनों सूरतों के लिए रमज़ान बहुत अच्छे हैं। ये जिंदगी में पैदा ही एक्सेप्शंस के लिए हुआ है। तो आपके लिए वेट बढ़ाने वाला, आपके लिए वेट कम करने वाला, तो जिस तरह से दो डिफरेंट लोग हैं, उनका वर्कआउट प्लान, उनका डाइट प्लान, सब चीज़ें मुख्तलिफ, यहाँ तक कि स्लीप पैटर्न भी सबका मुख्तलिफ होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं भाई हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना पीना भी ठीक है, और फैट पॉकेट्स जो हैं वो हमारी जा नहीं रही हैं। अब वो फैट पॉकेट्स होती हैं, लव हैंडल्स पे हैं, तोंद है छोटी सी, ट्राइसेप्स पे आ जाता है, कमर पे होता है। तो ये जो अब सिलसिला है कि आपने वर्कआउट भी किया है, लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा लूज़ करें, लेकिन आपको फैट लूज़ करना है, तो उसके फिर क्या टिप्स हैं? देखिए, ये जो आपने जगह बताई हैं ना, ये स्पेसिफिक वो जगह हैं कि जब आप एक्स्ट्रा फैट खा रहे होते हैं तो वो लग रहा है, तो वो जाके वहीं आपका डिपॉजिट हो रहा होता है। दूसरी चीज़ कि जब आप फैट बर्निंग जो आपका प्रोसेस है ये रुक भी जाता है, जिसे हम प्लाटो कहते हैं यूजुअली, रुक जाने का अमल जो है वो आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, ज़रा सा भी स्ट्रेस आया तो बॉडी ने फैट डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, ऐसा भी होता है। और नींद पूरी नहीं हो रही, स्लीप पैटर्न ऊपर नीचे हुआ हुआ, तब भी, मतलब हर तरह से आपकी बॉडी के ऊपर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इतना मेरा बैंक डिपॉजिट होता है, अल्लाह करे तो क्या ही बात थी, फैट डिपॉजिट हो गया इसके चक्कर में। या फिर हम फैट को एज अमाउंट यूज कर रहे होते तो क्या ही बात, अमीर होते सब लोग आज। लेकिन ये कि जहाँ तक फैट बर्निंग वाली बात है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट, यानी कि अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम खाना, दूसरा नींद, और वर्कआउट प्लान। प्लीज़ अगर आपका कोई फिटनेस गोल है तो उस वर्कआउट प्लान को आप अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करें, जो कि सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उसके साथ डिस्कस करें कि आपकी रूटीन क्या है, आप कितना सोते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कब कब खाते हैं, कैलोरी काउंट रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही आप लेथार्जिक नहीं फील करेंगे, खुश रहेंगे। अच्छा, जब ये तमाम चीज़ें अच्छी चल रही होती है ना, तो वैसे ही आप पॉजिटिव रहते हैं जी। बिल्कुल, जब उठते हैं तो खुशी खुशी उठते हैं, काम बिल्कुल कहीं खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। मैं अभी खुश करता हूँ, 1 मिनट में आपको जो है ना वो 30 सेकंड में आपको मैं खुश करता हूँ। वो खुश करने का तरीका ये है। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपका वक्त दिया। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और अब आप जाके सोएंगे। बहुत खुश हुई है नाजरीन, ये प्रोग्राम आज जो हम खत्म कर रहे हैं ना, उस पर आप देखिए अब चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, सोनिया को देख के भी आई मुस्कुराहट। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।